मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। आज का दिन बेहद खास इसलिए क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी आई। पॉलिसी में कई बड़ी चीज़ें आई, महंगाई दर के अनुमान आए, आर्थिक विकास दर के अनुमान आए, रेपो रेट को बढ़ाया गया, यानी कि कर्ज महंगा होने की ज़मीन पूरी तरह तैयार हो गई है। आज की पॉलिसी को समझने के लिए, समझाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पॉलिसी पर आपकी टिप्पणी लूँ इससे पहले दर्शकों को पॉलिसी के हाइलाइट्स बता दूं कि आज पॉलिसी में दरअसल हुआ क्या। तो हुआ ये कि कर्ज के और महंगा होने की ज़मीन तैयार हो गई। बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो रेट में एकमुश्त 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी। इस बढ़ोतरी के बाद अब रेपो रेट बढ़कर 4.9% हो गई। रेपो रेट मतलब जिस रेट पर बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो गया। मई और जून की बढ़ोतरी को मिलाएं तो करीब 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी आरबीआई बीते एक महीने में कर चुका है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति में महंगाई को लेकर ज्यादा आशंका जताई है। पूरे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उपभोक्ता महंगाई दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। जून तिमाही में महंगाई दर आरबीआई ने कहा है 7.5% रहेगी, सितंबर में 7.4% रहेगी और अप्रैल तिमाही में 6.2% रहेगी। जनवरी से मार्च की तिमाही के दौरान महंगाई काबू में आएगी, 5.8% रहने का अनुमान है, जो रिजर्व बैंक की ओर से तय किए गए सहनीय स्तर 6% से कम है। हालांकि मौद्रिक नीति में एक राहत वाली बात यह थी, आप कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ने ग्रोथ अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया। 2022-23 के ग्रोथ अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा गया है। अब इस पॉलिसी को आप समझेंगे कैसे? इस पॉलिसी को समझने के लिए हमने इस पॉलिसी को 5 बड़े सवालों में तोड़ दिया है, जो इस समय आपके मन में सबसे ज्यादा होंगे कि इस पॉलिसी को समझा कैसे जाए। तो वो सवाल कौन से होंगे जिनके हम जवाब लेंगे? तो पहला सवाल ये होगा, महंगाई के अनुमान कितने परेशान करने वाले हैं? महंगाई के जो अनुमान आरबीआई ने जाहिर किए हैं, दिए हैं, वो कितना परेशान कर सकते हैं? महंगाई के इस बाजार में कच्चे तेल की क्या भूमिका है? कच्चे तेल पर आरबीआई का क्या कहना है, ये समझेंगे। क्या आरबीआई स्टैगफ्लेशन के संकेत दे रहा है? क्या छुपा है बिटवीन द लाइंस, ये अंशुमान जी से समझेंगे। नीतिगत दरों में बढ़त का या बदलाव का मतलब क्या है? और कुछ नियामकीय फैसले भी हुए हैं यूपीआई को लेकर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर, उन पर भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले बात महंगाई पर। देश की इकोनॉमी के सामने महंगाई इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। आरबीआई ने भी ये कहा है कि काबू में आते आते समय लगेगा, चौथी तिमाही लग जाएगी इस वित्त वर्ष की। क्या बताते हैं ये अनुमान, ये आंकड़े? शुभम, मनी सेंट्रल में आप सबका स्वागत है। और लगातार आरबीआई की पॉलिसी को पे हम मनी सेंट्रल के कार्यक्रमों में आपको बताते रहे कि क्या होने वाला है, और महंगाई हमारे मनी सेंट्रल की चर्चा का प्रमुख मुद्दा रही है। और हम बार बार उसे इसलिए सामने लाते रहे क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था, आपकी जेब और ज़िंदगी प्रभावित होती। और जैसा हमने अपने कल के कार्यक्रम में शुभम कहा था कि हमारी निगाहें इस बात पर नहीं हैं कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि वो एक जानी हुई चीज़ थी कि 40 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। हमारी निगाहें सिर्फ एक आंकड़े पर थी कि रिजर्व बैंक इस साल महंगाई के आकलन को लेकर क्या कहता है, और वो चौंकाने वाले और परेशान करने वाले आकलन है। पहली चीज़ तो ये कि रिजर्व बैंक ने अपने आंकड़े में कहा है कि शुरुआत की 3 तिमाहियों में रिजर्व बैंक का महंगाई अनुमान उसकी सहनीय स्तर से ऊपर रहेगा, और खास तौर से उसमें दो तिमाही में 7.5% और 7.4% का अनुमान रहेगा। रिजर्व बैंक जब इतने महंगाई के इस बढ़ने के अनुमान जारी करता है तो उसका सीधा मतलब होता है कि महंगाई बढ़ाने वाले सारे कारक इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि कीमतें आगे बढ़ती रहेंगी। और रिजर्व बैंक के 7% खुदरा महंगाई के अनुमान का मतलब है थोक महंगाई का 14-15% से ऊपर रहना, 16% से ऊपर रहना, नंबर 1। दूसरी चीज ये भी महत्वपूर्ण है जानना कि आम उपभोक्ताओं के लिए स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर इस महंगाई का मतलब है दहाई के अंक में होना। रिजर्व बैंक ने जो प्रेशर पॉइंट बताए हैं महंगाई के, जिन पर वो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, वो फल सब्जी है, उसमें ईंधन है। और अब रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में कहा है कि सारे सेक्टर, जितने भी सेक्टर महंगाई को मदद करते हैं, वो सब इंजन एक साथ चल चुके हैं और वो महंगाई को ताकत दे रहे हैं। आप यहाँ सवाल ये पूछ सकते हैं दिमाग में कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी में इस कदर ब्याज दर बढ़ोतरी के बाद भी आखिर महंगाई के अनुमान में कमी क्यों नहीं की गई? ये सवाल हमारे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल होगा, और यहीं से वो बहस शुरू होगी कि क्या मौद्रिक पॉलिसी महंगाई को रोक पाएगी कि नहीं। रिजर्व बैंक ने खुद इसका खुलकर जवाब नहीं दिया, पर आंकड़ों को, रिजर्व बैंक की ब्याज दर में कटौती के आंकड़े और महंगाई के आंकड़े को देखें तो आपको लगेगा
कि रिजर्व बैंक को भी लग रहा है कि ब्याज दर या कर्ज महंगा करने का असर बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देगा। यानी ये पूरा साल रिजर्व बैंक की अपनी महंगाई की परिस्थिति के से ऊपर 6.7% पर बीतेगा। 6% की महंगाई सहनीय महंगाई मानता है रिजर्व बैंक। तो अगर आप महंगाई के नजरिए से, अपनी बचत के नजरिए से, बैंकों में रखे हुए पैसे के नजरिए से, अपनी जिंदगी जीने की लागत के नजरिए से इस पॉलिसी को देख रहे हैं तो ये स्पष्ट है, सरकार के लिए बड़ा स्पष्ट संकेत है कि भारत एक लंबी और जिद्दी महंगाई के दौर में प्रवेश कर रहा है। रिजर्व बैंक ने बात मान ली और ये कम होते होते आएगी, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं है। सर, रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर तनाव की वजह से कमोडिटी की कीमतें जो बढ़ी हैं, ये महंगाई की एक बड़ी वजह है। और दूसरी तरफ मौसम की तरफ इशारा किया, मानसून की तरफ इशारा किया कि खरीफ पर अगर इसका दबाव बढ़ा, अगर मानसून कमजोर रहा तो वहां से भी एक प्रेशर पॉइंट है। कमोडिटीज में सीधा संकेत जो था वो कच्चे तेल की तरफ था, उसके अनुमान में भी बढ़ोतरी की गई। ये कितनी बड़ी चिंता अब होने वाली है आगे चलकर? ये दूसरा बड़ा पहलू है और ये पहलू भी हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां से रिजर्व बैंक ने एक तरह से मान लिया है कि लगभग अगली 2-3 तिमाहियों में या इस पूरे साल दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $100 पर बैरल से ऊपर रहनी है। रिजर्व बैंक ने अपने महंगाई अनुमानों को $105 पर बैरल के तेल की कीमत पर आधारित किया। यानी वहां से 7%, 7.5%, 7.4%, फिर उसके बाद 6.2% और 5.8% की जो ट्रेजेक्ट्री या जो क्रमशः महंगाई में कमी का आकलन दिया गया है वो $105 पर बैरल के तेल पर आधारित है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण वास्तविकता का स्वीकार है भारत के केंद्रीय बैंक की तरफ से कि भारत के लोगों को, भारत की सरकार को, अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए $100 प्रति बैरल से ऊपर के कच्चे तेल खरीदने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और ये छोटी बात नहीं है शुभम, बड़ी बात है। हम सामान्य परिस्थितियों में इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी देश का, भारत का केंद्रीय बैंक कहेगा कि भाई $100 से ऊपर तो न्यू नॉर्मल है, $105 न्यू नॉर्मल है। सरकार का बजट $75 से शुरुआत हुआ था, उसके बाद फिर रिवाइज होकर $90 किया गया था और अब रिजर्व बैंक मान रहा है कि $100 से ऊपर। जब $100 से ऊपर है तो 121 से लेकर 105 के बीच में रहेगा। $105 का औसत रेट रिजर्व बैंक ने रखा है और ये वो पॉइंट है जहां रुपए की कमजोर कीमत भी इसे चुनौती बनेगी और आने वाले समय में रिजर्व केंद्र सरकार के लिए बड़ी समस्या होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी फिलहाल टैक्स दरों में कटौती के जरिए कीमतों को कम करने की कोशिश की है। अभी $100 से ऊपर वाला जो कच्चा तेल खरीदा है तेल कंपनियों ने, उसकी बढ़ी हुई कीमत आपकी जेब तक नहीं आई है। पेट्रोल पंप पर उसके प्राइसेस नहीं बढ़े। हम इस पॉलिसी की घोषणा की परिस्थिति में दो चीजें देखते हैं। या तो रिजर्व बैंक की बात मानकर राज्य सरकारें अपना वैट घटाएं, जो रिजर्व बैंक ने आज कहा है, जिसकी गुंजाइश कम दिखती है क्योंकि राज्य सरकारों को जीएसटी से मिलने वाला जो हर्जाना है वो बंद हो रहा है। और या फिर एक बार और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर शुरू होगा। हम इस कार्यक्रम के अंत में कच्चे तेल का अगला आउटलुक क्या है इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। दो सवालों के जवाब अब बात करते हैं तीसरे की, आर्थिक विकास दर की। पहले आरबीआई ने क्या कहा ये सुनिए। रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में जीडीपी ग्रोथ अनुमान में कोई कटौती नहीं की है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। केंद्रीय बैंक ने जून तिमाही के दौरान 16.1%, सितंबर के दौरान 6.2%, दिसंबर तिमाही में 4.1% और मार्च तिमाही में 4% का ग्रोथ अनुमान सामने रखा है। ध्यान रहे, जून तिमाही में 16% की वजह यह है क्योंकि इससे पिछला जो वित्त वर्ष था उसका जो ये तिमाही थी उसका बेस छोटा था। तो ये बेस इफेक्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 वित्त वर्ष में अगर आप देखें तो ये जून तिमाही जो है ये बहुत छोटी तिमाही रही है लॉकडाउन की वजह से। सर, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ ग्रोथ के अनुमान भले रिजर्व बैंक ने ना काटे लेकिन बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और देशीय एजेंसियां उस अनुमान को घटा चुकी हैं। क्या ये स्टैगफ्लेशन का संकेत नहीं है? आप यहां से स्टैगफ्लेशन की डिबेट दोबारा शुरू होगी और होनी चाहिए भारत में सभी इन्फॉर्म्ड मंचों पर सरकार के भीतर की क्या भारत स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है। पहली चीज तो ये कि मुझे एक चीज रिजर्व बैंक के आंकड़ों में शुभम दिलचस्प लगी कि रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ज्यादा कंजर्वेटिव है भारत के विकास दर को प्रोजेक्ट करने के मामले में। और वो उसे आप कंजर्वेटिज्म को रियलिज्म भी कह सकते हैं कि शायद रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज पर सबसे करीब से उंगली रखता है, तो इसलिए वो अगले साल के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 7.2% रहने का आकलन कर रहा है। जबकि वर्ल्ड बैंक का आकलन जो कल रिवाइज्ड आकलन आया है वो 7.5% का, वो भी काफी कम है। 8.7% से वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर का आकलन 7.5% कर दिया है। स्टैगफ्लेशन है कि नहीं है,
इस पर फाइनल निर्णय सरकार देगी या रिजर्व बैंक देगा? रिजर्व बैंक ने कहा नहीं, लेकिन अगर आप आंकड़ों को सही ढंग से तौलने नापने की कोशिश करें तो भारत की आर्थिक विकास दर और इस साल की शुरुआती 3 तिमाहियों की महंगाई दर लगभग एक बराबर रहने वाली है। अभी ये आर्थिक विकास दर के अनुमान आने वाले समय में डाउनवर्ड रिवीजन हो सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि महंगाई की पर का दबाव लगातार बना रहेगा। रिजर्व बैंक ने उसमें कटौती तो नहीं की है, लेकिन बढ़ोतरी नहीं की है, और दूसरी तरफ महंगाई का अनुमान बढ़ा दिया है। सामान्य परिस्थितियों में जब किसी देश की विकास दर ना बढ़ रही हो और उसकी महंगाई बढ़ रही हो तो स्टैगफ्लेशन की शुरुआत मानी जाती है। तो अगर आप रिजर्व बैंक की तरफ से महंगाई दर के अनुमान को देखें तो जो कंसिस्टेंटली 7.4 से बढ़ता जा रहा है, और औसत विकास दर का अनुमान 7.2% है। वर्ल्ड बैंक ने अपने अनुमानों में, IMF ने अपने अनुमानों में, और दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज ने अपने अनुमानों में भारत में शुरुआती तौर पर स्टैगफ्लेशन के संकेत दिए। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है जब आपकी अर्थव्यवस्था की महंगाई दर ज़्यादा हो और आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी रुक जाए। अब यहाँ से एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए और रिजर्व बैंक के लिए और पूरे बाजार के लिए शुरू होती है कि आमतौर पर रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से आर्थिक विकास दर और महंगाई दर एक समान स्थिति में आकर खड़ी हो गई है। लगभग हम वही खड़े हो गए। इसे आप ऐसे समझें कि आपकी कमाई जिस गति से बढ़ेगी, देश की कमाई जिस गति से बढ़ेगी, महंगाई भी उस गति से बढ़ेगी। अगर यह महंगाई दर आने वाले समय में इसको बीट कर जाती है, जिसका खतरा है शुभम, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, मानसून को लेकर थोड़े से सवाल हैं, अगर ये बढ़ जाती है तो ये फिर अर्थव्यवस्था के मौद्रिक प्रबंधन के लिए चुनौती होगी। दबाव सरकार पर होगा, खासतौर से केंद्र और राज्य सरकारों पर होगा कि क्या वो टैक्स की कटौती करके लोगों के लिए महंगाई में कुछ कमी कर सकती हैं। लेकिन ग्रोथ के भारतीय विकास दर के अनुमान जो रिजर्व बैंक की इस मौद्रिक समीक्षा से निकले हैं, वो कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन की बहस को जरूर शुरू करते हैं, और ये बहस आने वाले समय में जोर भी पकड़ेगी। बिल्कुल। चौथा सवाल, नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का। नीतिगत दरों में कितनी बढ़ोतरी हुई ये आपको बता दिया गया। इस बढ़ोतरी का क्या असर होगा ये अंशुमान जी समझें, उससे पहले आप ये मनी लैंड की स्पेशल रिपोर्ट देखिए जो बताती है कि नीतिगत दरों में बढ़ोतरी आम आदमी से लेकर सरकार तक का सरदर्द है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी। पिछले ही महीने 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई थी। अब रेपो रेट 4.9% पर है। रेपो रेट यानी वो दर जिस पर बैंक RBI से कर्ज लेते हैं, यानी बैंकों के लिए मिलने वाला कर्ज करीब 1% महंगा हो गया। हम और आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सभी कर्ज अब महंगे हो जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये कि कितने महंगे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रेपो रेट बढ़ने की रफ्तार से ही आपका कर्ज महंगा होगा तो आप गफलत में हैं, क्योंकि आपके लिए कर्ज की गिनती रेपो रेट से नहीं बल्कि बॉन्ड यील्ड से शुरू होती है। भारत में 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी 7.5% के करीब है। आसान भाषा में भारत सरकार को 10 साल के लिए कर्ज 7.5% पर मिल रहा है। ध्यान रहे, सरकार देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद ग्राहक है। जब सबसे बड़े और भरोसेमंद ग्राहक को कर्ज 7.5% पर मिल रहा है तो आपके हमारे कर्ज तो इससे ज्यादा महंगे होंगे। तो वो दिन दूर नहीं जब आपको मकान, दुकान और कार के लिए कर्ज दहाई की ब्याज दर के साथ मिलने लगेंगे। दहाई में क्यों, आप पूछ सकते हैं। तो दहाई में इसलिए क्योंकि बॉन्ड यील्ड यहां से बढ़ेंगी, इसकी पूरी आशंका है। अब सवाल ये कि बॉन्ड यील्ड कब बढ़ती है? जब महंगाई बढ़ रही हो, सरकार के खजानों की हालत पतली हो, घाटे बढ़ रहे हो और कर्ज अनुमान से ज्यादा उठाने हो। यकीन मानिए अभी सब कुछ एक साथ हो रहा है। रिजर्व बैंक को आशंका है कि महंगाई वित्त वर्ष 2023 में पहली तिमाही में 6% से ऊपर रहेगी, यानी RBI के अनुसार तय सहनीय स्तर से ऊपर। इसी महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने हाल ही में टैक्स में कटौती की थी। इससे सरकार के खजाने पर करीब 2.20 लाख करोड़ के अतिरिक्त बोझ का अनुमान है। सरकार के आला अधिकारी बता रहे थे कि सरकार की टैक्स से कमाई घट सकती है। कमाई घटेगी तो घाटा बढ़ेगा और कर्ज ज्यादा लेने होंगे। वित्त वर्ष 2023 में केंद्र सरकार की ओर से कुल 14.95 लाख करोड़ के कर्ज लिए जाने का अनुमान है, लेकिन ये स्थिति कच्चे तेल के $100 से ऊपर पहुंचने से पहले की है। ग्लोबल महंगाई ने सारा बजट बिगाड़ दिया है। केंद्र के बाद अब बात राज्यों की। उनकी हालत
ज्यादा पतली है। राज्यों के लिए ब्याज की औसत दर 8% के पार निकल गई है। ये 2 साल में सबसे ज्यादा है। जीएसटी कंपनसेशन खत्म होने के बाद तो कर्ज की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। देश की जीडीपी में 80% हिस्सेदारी रखने वाले कुल 20 राज्यों की ओर से कुल 5.73 लाख करोड़ के कर्ज लेने का अनुमान है। तो मोटी बात यह है कि सस्ते कर्ज के दिन अब लद गए हैं। कर्ज अब सबके लिए महंगे होंगे और ये महंगाई बढ़ने के साथ साथ और महंगे होते रहेंगे। मनी 9 के लिए शुभम शंखधर। तो मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे राज्य और केंद्र सरकारों पर भी ये नीतिगत दरों में बढ़ोतरी असर डालेगी। सर, इस नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का या रेपो रेट में बढ़ोतरी का मतलब क्या है? किस पर असर सबसे ज्यादा डालेगा? पॉलिसी रेट में चेंज क्यों हमें चौंका रहा है शुभम? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत ने इतने कम अंतराल में इतनी तेजी से ब्याज दरें बढ़ती नहीं देखी। 4 मई को पिछली ऑफ साइकिल पॉलिसी रेट इंक्रीज आई थी, जिसको रिजर्व बैंक ने कहा था कि उसने मौद्रिक समीक्षा के सामान्य चक्र को तोड़कर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी और फिर उसके बाद 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी अभी आ गई। लगभग 100 बेसिस पॉइंट 90 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी हो गई। भारत में ब्याज दरें कोविड से पहले के स्तर के करीब आकर खड़ी हो गई, ये दिखाई दे रही। ये बढ़ोतरी हमारे कर्ज में तो रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहां तक आते आते देश के सारे बैंक एक राउंड तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर ही चुके हैं। सारे प्रमुख बैंक, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, 2-3 बार कर और कई लोगों ने 2-3 बार किया। अब इसके बाद आप एक राउंड और देखेंगे जब उनके रिटेल लेंडिंग रेट, प्राइम लेंडिंग रेट और एमसीएलआर में बढ़ोतरी होगी। यानी यहां से रिजर्व बैंक ने एक और बात स्पष्ट रूप से कह दी। देखिए शुभम, मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो शब्दावली या जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसका मतलब क्या है। रिजर्व बैंक ने सिर्फ यही नहीं कहा है कि हमने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, यहां से उसने एक्मोडेशन पॉलिसी के विड्रॉल का अनाउंसमेंट भी कर दिया। यानी रिजर्व बैंक, अगर हम बाजार की मौद्रिक पॉलिसी की भाषा में कहें तो हॉकिश हो गया है। उसने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब हम सस्ता कर्ज उपलब्ध नहीं करा सकते, बाजार में ज्यादा पूंजी नहीं छोड़ सकते, बाजार में पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है, जिसका आंकड़ा भी रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में दिया है। और ओवरऑल लिक्विडिटी सिस्टम में 4 से 31 मई के बीच करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए थी और 8 से 3 मई 2022 के बीच 7.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ओवरऑल लिक्विडिटी सिस्टम में मौजूद थी। तो यहां से अब अनुमान ये नहीं है, एक अनुमान तो किनारे हो गया कि भारत को महंगाई के साथ जीना है, अगले 9 से 12 महीने तक ज़्यादा महंगाई के साथ जीना है। दूसरा अनुमान और क्लियर हो गया कि भारत की आर्थिक विकास दर को नीचे कमजोर रहना है, दबाव में रहना। अब तीसरी जो गणित है ये कि रिजर्व बैंक कितनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी और कर सकता है। इसके बाद अगला चरण, मान लीजिए अगर अगस्त की पॉलिसी समीक्षा आती तो क्या रिजर्व बैंक 35 से 40% की बढ़ोतरी और करेगा? क्योंकि इस बढ़ोतरी के अनुमान के आधार पर जो रिपोर्ट में हमने दिखाया कि सरकार के लिए बॉन्ड यील्ड या राज्य सरकारों के कर्ज की ब्याज दरें निर्धारित होंगी और उसका असर राज्य सरकारों के फिस्कल डेफिसिट पर दिखाई देगा। तो यहाँ से कर्ज दर बढ़ने की या कर्ज महंगा होने की उत्तरोत्तर शुरुआत हो रही। 35 से 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना और मानी जा रही है फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में। हालांकि अगर महंगाई की दर इसके बाद तीसरे क्वार्टर में थोड़ा कम होती है तो शायद रिजर्व बैंक को थोड़ी राहत मिलेगी, और जिसको हम बाजार की भाषा में सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं कि रिजर्व बैंक का ब्याज दरें बढ़ाने का चक्कर पूरा होगा। लेकिन ये माना जा रहा है शुभम कि 5.60 से 5.75% के आसपास की टर्मिनल रेपो रेट, यानी इस पूरी बढ़ोतरी को पूरा करते हुए साल के अंत तक करीब 5.75% के आसपास की 5.75% के आसपास की टर्मिनल रेपो रेट, यानी वो ब्याज दर जो इंडिकेटेड ब्याज दर है, वहां पर जाकर चीजें कभी कहीं खत्म होंगी अगर सब कुछ रिजर्व बैंक की इस पॉलिसी में दिए गए लक्ष्य और आकलन के हिसाब से चलता रहा। आज पॉलिसी में 2 नियामकीय फैसले भी हुए। पहला फैसला क्या था, पहले मैं उसको बताता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून पॉलिसी में कोऑपरेटिव बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले होम लोन की लिमिट में बड़ा बदलाव किया है। टियर 1 शहरों में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब व्यक्तिगत होम लोन के तौर पर 70 लाख रुपए तक कर्ज दे सकेंगे। पहले ये लिमिट 30 लाख रुपए की थी। टियर 2 शहरों में ये लिमिट 60 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए कर दी गई है। ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक में भी ये लिमिट बदली है। 100 करोड़ रुपए तक की नेटवर्थ वाले ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक अब व्यक्तिगत होम लोन के तौर पर 30 लाख रुपए का कर्ज दे सकेंगे। पहले ये 20 लाख तक का दे सकते थे। सर, क्या मंशा है इसके पीछे?
दो तीन बड़े फैसले हैं रेगुलेटरी, हालांकि काफ़ी लंबा रेगुलेटरी स्टेटमेंट इस बार नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक की पूरा फोकस उस फायर फाइटिंग पे, उस आग बुझाने के लिए को लेकर था जो महंगाई के कारण चल रही है। और वैसे भी कर्ज के मामलों में उतना डिमांड नहीं दिखेगी ब्याज दर बढ़ने के बाद। रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण फैसला ये किया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा दी। ये एक बड़ा फैसला है। इससे बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में मदद मिलेगी। वो कॉमर्शियल बैंक्स की तरह अब लोगों को के दरवाजे पर जाकर लोगों को तमाम उपभोक्ता सेवाएं दे सकेंगे। रिजर्व बैंक इसका मास्टर सर्कुलर बाद में जारी करेगा, तब हमें पता चलेगा कि उनको कौन सी सेवाएं देने की इजाजत दी गई और वो कैसे वो सेवाएं देंगे। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स होम लोन देते हैं। बाजार में ब्याज दरें बढ़ने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण उनकी लिमिट बढ़ाई गई। और तीसरा और महत्वपूर्ण फैसला, जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला, वो क्रेडिट कार्ड और यूपीआई को लिंक करने का है। अभी पेमेंट सिस्टम नेटवर्क में क्रेडिट कार्ड और यूपीआई अलग अलग चलते हैं। रुपे कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के साथ इसकी शुरुआत होगी। आप इस बात की संभावना जाहिर कर सकते हैं कि थोड़े समय के बाद जो बाकी क्रेडिट कार्ड गेटवेज हैं, जो आपको वीज़ा और मास्टर कार्ड, ये भी शायद यूपीआई से लिंक होंगे। और इसके बाद भारत में डिजिटल पेमेंट्स जिसकी हम क्रांति देख रहे हैं, जिसमें बहुत तेज विस्तार देख रहे हैं, उसे बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे लोग जो क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें और सुविधा मिल जाएगी। एक और ज़रूरी खबर, इस पॉलिसी को समझने के बाद वो ज़रूरी खबर है मानसून से जुड़ी। आधिकारिक तौर पर मानसून सीजन को शुरू हुए 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, लेकिन शुरुआती हफ्ते में मानसून की बरसात औसत से बहुत कम रही है। जी हाँ, मौसम विभाग के आंकड़े देखें तो 1 जून से लेकर 7 जून तक देश में औसतन 14.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य 23.1 मिलीमीटर के मुकाबले 37% कम है। सर, ये मानसून की कमी क्या संकेत दे रही है? शुरुआत मानसून की उतनी अच्छी या उतनी जोरदार नहीं रही। बादलों ने उतना खुश नहीं किया बाजारों को भी और फसलों को भी की दृष्टि से भी, जिसकी संभावना थी। हालांकि मानसून समय से आया, लेट आया, इस पर दो एजेंसियों के बीच में खासी बहस चली, स्काईमेट और भारतीय मौसम विभाग के बीच में। करीब 1 से 7 जून के बीच मानसून सामान्य से कम रहा। और ये चिंता इसलिए है क्योंकि मानसून की शुरुआत कमजोर है। और शुरुआत कमजोर होने का मतलब है कि इसके आने के डिले की भविष्यवाणियां होंगी। अभी स्पष्ट नहीं है, मौसम विभाग ने नहीं कहा है, लेकिन जो अलग अलग क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं, वहां के स्थानीय मौसम विभाग को कोट करते हुए उड़ीसा में मानसून 2 दिन देरी से आने की संभावना है। मध्य प्रदेश और मध्य भारत के इलाकों में मानसून के देर होने के आकलन या उसकी आशंकाएं जारी की जाने लगी हैं। हालांकि अनुमान ये हैं, अभी प्री मानसून रेन भी बहुत अच्छी तरह से नहीं दिखाई दी हैं। तो अब अगला हफ्ता मानसून के लिए शुभम बहुत क्रूशियल है। जिस हफ्ते में मानसून अगर गति पकड़ता है, रफ्तार पकड़ता है और उन प्रमुख फसल वाले क्षेत्रों में 1-2 दिन सही देर से ही अगर पहुंच जाता है, तो चिंता कम होगी। क्योंकि रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी में बहुत सारे अनुमान फूड इन्फ्लेशन के, एग्रीकल्चर के, ग्रोथ के सिर्फ इस बात पर निर्भर किए हैं कि मानसून सामान्य रहेगा और मानसून की परिस्थिति अच्छी रहेगी। और इस साल भारत के लिए तमाम चुनौतियां, उन चुनौतियों के बीच मानसून पर या बादलों पर बहुत कुछ निर्भर है भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले 3, 4, 5 महीनों का, 6 महीनों का भविष्य। तो इसलिए हमारी निगाहें करीब से इस पर मानसून पर रहेंगी कि मानसून की गति कैसी है, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उन प्रमुख क्षेत्रों में कैसी बारिश कर रहा है जहां से भारत की आर्थिक विकास दर और रूरल डिमांड आनी है। सर, एक और चिंता जो आपने जिसका जिक्र किया था वो कच्चे तेल की। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब कच्चा तेल $122 ब्रेंट पर है। कब तक ये तेजी रहेगी और ये तेजी अचानक क्यों बढ़ रही है? ये बड़ा एंटी क्लाइमेक्स हो गया क्रूड के बाजार में। क्रूड के बाजार में ये उम्मीद थी कि ओपेक देश जब अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तो कीमतें $110 से 100 और उसके नीचे आ जाएंगी। और हम लगातार जिस दिन से ओपेक देशों ने उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है, कीमतें $119 से ऊपर $122 के आसपास देख रहे हैं। उसकी 2 बड़ी वजह हैं जिसके कारण क्रूड में लगातार तेजी का आउटलुक बना हुआ है। पहली चीज़ तो ये कि जो अमेरिका के और बाकी देशों के गैसोलीन स्टॉक्स हैं उनमें कमी आई है। वो ड्रा डाउन जो स्टॉक से तेल निकाला गया है वो असर कर रहा है। हमें याद होगा शुभम कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की पहल पर दुनिया के कई सारे देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब यहाँ चुनौती यह है कि लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और दूसरी तरफ जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स हैं या जो रणनीतिक भंडार है उनसे तेल रिलीज करना पड़ रहा है और ये एक किस्म का दुष्चक्र है।
सरकारी भंडारों में, रणनीतिक भंडारों में तेल का स्टॉक जितना कम होता जाता है, बाजार को उतनी ही ज़्यादा मांग बढ़ने की गुंजाइश दिखाई देती। और इसलिए हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमत, उत्पादन बढ़ने की घोषणा के बाद भी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो पहलू है कि चीन में धीमे धीमे कामकाज शुरू हो रहा है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं खुल रही हैं, उत्पादन को वापस पटरी पर लाने की बात की जा रही। तो जो सामान्य डिमांड भी है क्रूड की, जो 2 साल में काफ़ी टूटी हुई रही थी, उस डिमांड के हिसाब से भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही। और रूस के तेल को अब धीमे धीमे दुनिया के देश बाजार से डिस्काउंट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि रूस के तेल की भरपाई इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। तो कच्चे तेल की कीमतों ने रिजर्व बैंक गवर्नर को पॉलिसी के दिन ही झटका दे दिया। रिजर्व बैंक गवर्नर $105 पर बैरल का औसत लगाए बैठे थे। यहाँ हमें लग रहा है कि जो आउटलुक और जो चार्ट दिख रहा है, उस चार्ट के हिसाब से तो शुभम 110-115 न्यू नॉर्मल हो सकता है कच्चे तेल की कीमतों का। और ये सबसे बड़ी दरार है, सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, जिसका असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी और रुपए की मजबूती और कमजोरी पर भी पड़ेगा। $105 के अनुमान के मुताबिक ही वो सारी महंगाई की दर, सारे ग्रोथ के अनुमान हैं जो अभी हमने आपको पॉलिसी स्टेटमेंट के बताए हैं। अगर ये क्रूड और महंगा होता है तो महंगाई का चेहरा और विकराल हो सकता है। आज के मनी सेंट्रल में इतना ही, पॉलिसी सेंट्रल में इतना ही। पॉलिसी को समझने के लिए हमारे साथ आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। कल फिर मिलूंगा आपसे 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। तेरी का नाम ये कम्बोज लाल